काउंसलिंग का जो सेशन है क्यों इम्पोर्टेंट है कि स्टाफ सेम होने से, मेडिसिन सेम होने पर, या क्लाइंट जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं वो सेम होने पर सेंटर हो सकता है उस तरीके से काम ना करें जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन फैक्टर, जैसे हम जब OST की बात करते हैं, OST को हम मैजिक मेडिसिन भी बोलते हैं। आपके यहाँ बोलते हैं मैजिक, जादू की गोली ना, वही मैजिक मेडिसिन एक जगह तो बहुत अच्छा काम करती है, एक जगह नहीं कर रही है। तो जैसे आपने बोला कि फैक्टर क्या है इसमें मेन, काउंसलिंग। तो ये दवाई पैरासीटामोल नहीं है। इनको बुखार चढ़ा 101, मुझे 101 चढ़ा, इन्होंने भी PCM खाई, मैंने भी खाई, दोनों का बुखार उतर गया, है ना। कोई भी खा ले, 6 बार खाओ, मतलब 6 घंटे में खाओगे, डॉक्टर ने लिखा तो बुखार ने उतरना ही है, बॉडी ने रिएक्शन देना ही है उसको। लेकिन OST ऐसे काम नहीं करती। OST 50-50 काम करती है। 50% बुप्रेनोर्फिन का रोल होता है, 50% काउंसलिंग का रोल होता है। यदि आपने 50% उसको मेडिसिन दे दिया है तो वो 50% ही चांस है उसका वो सेंटर में रहेगा। यदि हमने उसको क्लब कर दिया है काउंसलिंग के साथ, देयर आर मेनी चांसेस कि वो पेशेंट हमारे सेंटर को छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए साइको सोशल काउंसलिंग के ऊपर फोकस करना, जो कि आज की डेट में हम नहीं करते हैं। इट इज़ अ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। मेंटेनेंस मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ये कोई 1-2-4 महीने वाली दवाई नहीं है। इसको मेंटेन करते हैं 4-5 साल के लिए, मिनिमम ईयर तो चलता ही है। डिपेंड करता है कि मेरी हिस्ट्री कितनी है दवाई लेने की, ना, इंजेक्शन लेने की। तो यदि हम इसको मेंटेनेंस में नहीं लेके आ रहे हैं और पेशेंट आना जाना कर रहे हैं तो ये दवाई काम नहीं करेगी, ठीक है। और आप लोग भी फेडअप हो जाओगे कि इसने तो नशा ही लेना है, कोई फ़ायदा नहीं है इनको दवाई देने का। लेकिन उसने नशा, ऐसा बात नहीं है, गलती हमारे सिस्टम में। वो पेशेंट तो छोड़ने ही आया था और वो छोड़ना भी चाहता है, लेकिन हम उनको फुली ट्रीटमेंट नहीं दे रहे ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें। मैं एक वर्ड बोलूँगी, उसको सुनते सार आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है मुझे बताएंगे, और जो मन में आता है वो बोलेंगे, ठीक है। लाइक मैंने कहा रोज़, गुलाब का फूल, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया? बहुत सुंदर। सुंदर आया। आपके माइंड में? खिला हुआ, रेड कलर, देख के अच्छा लगता है ना, गुड फीलिंग अच्छी आती है। और क्या आएगा माइंड में? खुशबू अच्छी लगती है। प्यार आया ना। कांटे आते हैं, कोई कोई कांटे बोलते हैं कि कांटे माइंड में आए, तो ऐसे क्या फीलिंग आती है वो हमने बात करनी है। अब एक और वर्ड हम बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़े से नोट्स बनाएंगे। और वो वर्ड क्या है अपना? ठीक है। अब आइडिया सुनते सार मेरे माइंड में पहली चीज क्या आई? मतलब ड्रग्स। ड्रग आई। इनके माइंड में ड्रग आया, जैसे पूछूंगी वो बताएगा। आपके माइंड में क्या आएगा? नशा। नशा क्या हिंदी में लिख देना, है ना, नशा लिख देना। ड्रग। आपके माइंड में? हिंदी में इंजेक्शन लिखोगी। ड्रग्स का हम मानते हैं कि वो ड्रग्स लेते हैं ना। ड्रग हो गया, नशा भी ड्रग में ही आता है, सेम है। इंजेक्शन लेते हैं वो लोग, पेशेंट हैं, किसी ने कहा था पीछे हाई रिस्क ग्रुप है, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी जो अनसेफ सेक्स कर रहे हैं, HIV, हेपेटाइटिस, TB हो रहा है उनमें, तो वो है। चोर हम उनको, क्योंकि दे आर यूज टू डू दैट थेफ्ट ना, क्योंकि ड्रग्स तो उनको करना है फुलफिल, तो चोरी करते हैं। क्राइम, किसी भी तरह का क्राइम हो आपके एरिया में, जब कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले पुलिस कहाँ आती है ना? कोई साइकिल चोरी हो जाता है, मारकुटाई हो जाती है, तो सबसे पहले आप लोगों से लिस्ट मांगते होंगे कौन कौन है दवाई जो आप लोगों से लेते हैं ना। अनपढ़ आ गया, क्योंकि यूजली जो हमारे पास आ रहे हैं कुछ पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी अनपढ़ उसमें होते हैं। फिर डिसरिस्पेक्टफुल, कोई उनका नहीं आदर करता, है ना। उनको देख के कोई फीलिंग आती है कि ले सर आगे जी, चलो खड़े होते हैं। आई कभी फीलिंग, है ना? आते हैं तो कैसा लगता है? हाँ, हीन भावना से आगे फिर से, है ना। अनहाइजीनिकल, गंदे होते हैं, नहाए नहीं होते काफ़ी दिनों से, स्मेल आती है। होमलेस आ गया, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी होंगे, हमारे वहाँ पे एक आध सिटी में है 90% होमलेस। हमारे इतने होमलेस नहीं, पर हैं होमलेस भी। डिवोर्सी हैं, काफ़ी होते हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे जब कि बीवी छोड़ गई है, घर से निकाल दिया। HIV हो गया। मेंटल का इसलिए कि वो स्टेबल होते नहीं है, ड्रग्स में पड़े रहते हैं। फिर पुअर आ गया। एंटी सोशल एलिमेंट हैं। ओवरडोज इनमें बहुत देखते हैं, एब्सेस देखते हैं। तो ये सारी बीमारियां हैं। अनसेफ सेक्स ये यूजुअली करते हैं, है ना, क्योंकि नशे में सेक्स करेंगे, घर के बाहर जाके सेक्स करेंगे तो कॉन्डम का इस्तेमाल रेयरली करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारी इनकी बहुत सारी हमने खूबियाँ लिख ली।
ये क्या है? तो यदि हम आज के बाद काउंसलिंग करना चाहते हैं सेंटर में, तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को दिमाग से निकालना पड़ेगा। आईडी जिसके साथ काम कर रहे हो आप, ठीक है, उनकी लाइफ जो है ना हेल होती है, इतनी मुश्किल लाइफ है, उनके साथ यदि हम काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो हमें प्रॉब्लम आएगी ना। ये कोई मक्खन मलाई तो है नहीं, आराम से हो गया। इंजेक्टिंग ड्रग यूजर के साथ काम करना इट्स अ चैलेंज, क्योंकि उनकी लाइफ चैलेंजिंग है, तो हमारा काम भी तो चैलेंजिंग होगा ना थोड़ा बहुत। कई बार मिस चीज कुछ शरारती तत्व भी ऐसे होते हैं, लेकिन हमने इतना को डिस्टेंस भी रखना है कि उनको एज ए पेशेंट ट्रीट करना है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा बेस है स्टार्ट करने का सेशन। काउंसलिंग किस किस की जिम्मेवारी है ओएसटी सेंटर में? एक सेकंड, हाँ, किसकी जिम्मेवारी आप बताओ मैडम? काउंसलर की, नर्स की और डॉक्टर की। डेटा मैनेजर उसको क्यों छोड़ रहे हो आप? सबसे पहले किससे मिलेगा फाइल बनवाने के लिए? डेटा मैनेजर को मिलेगा ना। एवरी टाइम जब उसको डोज ऊपर नीचे करवानी है फाइल, तो डेटा मैनेजर से लेगा ना जाके वो। तो हर किसी की है। पेशेंट जैसे सेंटर में एंटर करता है ना, ऐसे करने की बजाय एक छोटी सी स्माइल के साथ, मुश्किल आएगी, धीरे धीरे मरीज भी डर जाएंगे, इनको क्या हो गया भाई, कैसे कर रहे हैं ये लोग। ऐसे हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उनको भी अच्छा लगेगा। तो जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, जो इसका मैं टारगेट की बात करी, मेडिकल ऑफिसर्स को पता होगा सर कितनी बार काउंसलिंग करना होता है हमें पेशेंट का? आपकी ट्रेनिंग की है सर? many times करना पड़ता है। तो जो काउंसलिंग का नॉर्म है, हमें पहले महीने, यदि मैं पहली बार आई हूँ सेंटर में, मेरी दवाई शुरू हुई है, तो पहले महीने हम हर हफ्ते करेंगे काउंसलिंग, क्योंकि वही महीना होता है जब पेशेंट ड्रॉप आउट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग अपने काउंसलर बहनों को, भाइयों को, जो भी हैं, उनको जरूर बताना जाके कि उनको काउंसलिंग कब करनी है। फर्स्ट मंथ में एवरी वीक करेंगे हम, क्योंकि इसी टाइम पेशेंट को डोज मेंटेन करना है, उसका सेंटर में क्या प्रॉब्लम उसको आ सकती है, क्या नहीं करना उसको, वो हमें पहले शुरू में बताएंगे, तब ना उसको पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो वो भाग जाएगा बहुत जल्दी आपके सेंटर से, ठीक है। सेकेंड मंथ में हम 15 दिन में करेंगे, मतलब एक महीने में 2 बार इन पेशेंट्स की। थर्ड मंथ ऑनवर्ड मंथली करेंगे, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि मंथली पॉसिबल नहीं होती कई बार, लेकिन स्टार्टिंग में हमने मंथली कर दी उसकी। उसके बाद जैसे सर बोल रहे थे, पीछे भी सर बोल रहे थे कि एज एंड व्हेन नीड, जब है उसकी नीड, मतलब पेशेंट को दवाई ऊपर नीचे यदि करनी है, क्योंकि वो नर्स को बताएगा कि मेरे को जी दवाई पूरी नहीं पड़ रही, ऊपर नीचे करो, तो सबसे पहले हम काउंसलर के पास भेजेंगे, क्योंकि काउंसलर ने पता करना ना कि क्यों दवाई बढ़ानी है, कहीं इंजेक्शन तो नहीं लगवाने पड़ रहा फिर से ना, क्या दिक्कत आ रही है उसको ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भेज देते सीधा। तो और उसमें प्रायोरिटाइज करना होता है, ये डेटा मैनेजर का काम है। जब पहली बार पेशेंट आता है, जब हम उससे कंसेंट लेते हैं, जब काउंसलिंग की जाती है उसकी फर्स्ट टाइम, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, उसमें ये चीज़ें हमें बतानी होती हैं। और कंसेंट फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपको काउंसलिंग सेशन भी अटेंड करने पड़ेंगे। यदि पेशेंट कहता है कि नहीं आज शुरू करो, उसके बाद मैंने कभी इस सेंटर में आना ही नहीं है, दवाई शुरू करना बनता नहीं है। जैसे मैंने क्या बोला, 50% काम कर रहे हैं ना, बाकी 50% के लिए ये काम करने पड़ेंगे, नहीं चलेगा सेंटर, जो मर्जी कर लो। ये जो काउंसलिंग यदि हम कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ उनकी काउंसलिंग करनी होती है जो रिस्क में पेशेंट है। रिस्क में मतलब डेटा मैनेजर आपको लिख दे सकता है कि जिनकी दवाई हाई डोज में चल रही है, जिनकी दवाई बहुत ज़्यादा है, सबसे ऑड वन आउट पेशेंट है हमारे, जिनकी डोज हाई है काफ़ी, उनकी लिस्ट हमने हर महीने बनानी है कि उनकी तो काउंसलिंग एटलीस्ट मंथली तो इंश्योर करें। बाकी चाहे 6 मंथली कर लो आप, जो नॉर्मल पेशेंट है, रेगुलर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो पेशेंट है ना, 2, एक PLH और हाई डोज वाले, इनकी काउंसलिंग इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इनसे पॉजिटिव बाकी लोगों को भी बचा सकें। IDU होना और HIV होना भी कोमोर्बिडिटी है, क्योंकि इसको 2 बीमारियाँ हैं, एक तो इंजेक्शन लगाने की, ड्रग हैबिट की, दूसरा HIV है। तो ऐसे मरीज तो हमारे बहुत VIP, हमने उनको VIP लिस्ट में डाला हुआ है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो काउंसलिंग है हम इंडिविजुअली करेंगे, फर्स्ट वीक जो होती है, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, हमें कोशिश करनी चाहिए इंडिविजुअली। लेकिन क्योंकि लोड बहुत होता है अपने पास, क्लाइंट लोड इतना ज़्यादा होता है, मेन सेंटर में भी लोड होगा, तो ग्रुप में भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ग्रुप में भी हम उनको बुला के कि इनकी ड्यू है, इनको 3 महीने हो गए अभी तक नहीं कराया, लेकिन काम सारा ये डेटा मैनेजर का फिर होता है कि उसको लिस्ट देनी होती है
कि कितनों की काउंसलिंग पेंडिंग पड़ी है। उनको ग्रुप में बिठाया, 5 मिनट उनसे बात करनी है HIV को लेके। टॉपिक हमने लिखे होते हैं हर महीने के, एक महीना पूरा HIV पे, एक STI पे, है ना, एक नीडल्स इंज एक्सचेंज प्रोग्राम पे हो सकता है। तो ऐसे टॉपिक कुछ मेन लिख के, है ना, हेपेटाइटिस के ऊपर हम उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक पे हम उनको थोड़ी बहुत जानकारी हर महीने दे सकते हैं। लीगल इश्यूज़ पे कर सकते हैं हम कि यदि तुम्हें पुलिस सिंपल नीडल इंज अपने पास रखने पे पकड़ती है तो दिस इज़ नॉट अ क्राइम। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे हम उनसे ग्रुप काउंसलिंग कर सकते हैं। फिर वो क्या आगे बता रहे हैं कि साइको सोशल जो इंटरवेंशन है, एक थेरेपिस्ट भी कर सकते हैं। थेरेपिस्ट कौन होते हैं? जिसको हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, या हमारे सिस्टम में जो MA साइकोलॉजी वाले हमने बच्चे रखे हैं वो हमारे लिए थेरेपिस्ट हैं, मतलब जो एक्सपर्ट है इस चीज़ के, वो भी कर सकते हैं काउंसलिंग। लेकिन और कौन कर सकता है? पीयर भी कर सकता है। तो ये सिस्टम की खूबी देखो कितनी है ना, एक तो एक्सपर्ट है, एक पीयर है, सिंपल, दोनों काउंसलिंग कर सकते हैं। और असली काउंसलिंग कौन करेगा इसमें? पीयर करेगा। काउंसलिंग कोई स्पेसिफिक नहीं है काउंसलर का, हम सब ने काउंसलिंग करनी है इसको। और सबसे ज़्यादा काउंसलिंग किसके साथ होती है IDU की? एक्चुअली नर्स के साथ। तो अभी हमने क्या देखा इसमें स्टार्टिंग में कि काउंसलिंग जो है हर किसी का काम है। थेरेपिस्ट भी कर सकता है और पीयर एजुकेटर भी कर सकता है। दूसरा हमने देखा कि काउंसलिंग जो है इंडिविजुअल भी किया जा सकता है और ग्रुप में भी किया जा सकता है, लेकिन करना जरूरी है। तो ये जो अपना सेशन है इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। एक है मोटिवेशन एनहांसमेंट, मतलब मोटिवेट करके उसका मनोबल बढ़ाना, ठीक है। फिर है साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन मतलब इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन है, क्या क्या जानकारी एक होनी चाहिए और किस किस को होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आता है रिलैप्स प्रिवेंशन। रिलैप्स क्या होता है? दोबारा से। रिलैप्स प्रिवेंशन में कि कैसे हम रिलैप्स को रोक सकते हैं, उसके बारे में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मोटिवेशन एनहांसमेंट, अच्छा कितना कुछ जरूरी है मोटिवेशन। सर हमारा एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है OST का? 1 इट शुड बी ओपिएट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होना जरूरी है, 18 साल का होना जरूरी है, कोई ड्रग्स के साथ उसका पंगा नहीं होना चाहिए, उसको रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और है मोटिवेशन, ही शुड बी मोटिवेटेड इनफ टू स्टार्ट, एंड दिस इज द एसेंशियल क्राइटेरिया। यदि ये नहीं है पेशेंट में तो हम दवाई शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी डिजायरेबल होते हैं कि ही इज विलिंग टू कम एवरी डे, ऐसे वाले वो डिजायरेबल में आते हैं। तो यदि देखो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि यदि पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है तो हम उसकी दवाई शुरू नहीं करेंगे, है ना। और मोटिवेशन के भी कुछ इंडिकेटर होते हैं कि मोटिवेशन कैसे होता है। नंबर 1 है मोटिवेशन इज द की टू चेंज। यदि मोटिवेशन नहीं है तो व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलेगा, मोटिवेशन के बिना नहीं बदलेंगे, ठीक है। जब तक उसको कोई प्रोत्साहन ना मिले कि क्यों तुम्हें इंजेक्टिंग ड्रग यूजर से OST पेशेंट बनना चाहिए, तब तक वो अपने आप को इस कमरे से दूसरे कमरे में नहीं लेके आएगा, ठीक है। मोटिवेशन इज डायनेमिक फिनोमिना। इसका मतलब आज मैं मोटिवेटेड हूँ, कल हो सकता है मैं मोटिवेटेड नहीं होंगी। हमें इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इस बात का एग्जांपल जैसे, अच्छा ऐसी कौन सी आदत है हमारी जो हम बदलना चाहते हैं या बदलने की कोशिश की लेकिन हम नहीं कर पाए, कोई ऐसी आदत है? तो अभी हमने क्या क्या बात किया कि मुझे टीवी देखने की आदत है ना। पता है कि टीवी देखूंगी तो बच्चों टाइम तो वेस्ट होगा ही, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेविंग इतनी होती है कि हम टीवी देखने लग जाते हैं ना। उठने की आदत उनको पता है, डांट पड़ी, मोटिवेशन मम्मी ने दिया जल्दी उठो, रोज़ का मोटिवेशन भी होता है कि 7 बजे उठी हूँ, लेट हो रहे हैं, इतनी भागा दौड़ी सुबह हो जाती है, लेकिन 7 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। और कौन सी आदत बात की? शुगर की बात। बीइंग अ डॉक्टर पता है कि शुगर इनटेक इज़ वेरी बैड फॉर मी। कोशिश करके कम भी किया लेकिन बीच में चीटिंग कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी आदतों की बात की हमने। अब IDU की क्या बात है कि एक IDU को नॉन IDU मान लेना, जैसी वो OST, इतना भी मैजिक नहीं है ना, जादू की छड़ी तो है नहीं और पंसल बना दी उसने, सैंडल डाला उसमें और वो परी बन गई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि OST की दवाई दी और बेचारा वो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। ही नीड्स टाइम, ही नीड्स काउंसलिंग, जो हम दे ही नहीं रहे, फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम हम नॉन IDU बन जाओ। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है यदि हम अपनी तरफ से कम कर देंगे, और यदि एज ए काउंसलर, एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर मैं उसको ये काउंसिल करूँगी कि तुम्हारी ये दवाई हम शुरू कर रहे हैं, हो सकता है कि तुम साथ के साथ इंजेक्शन भी लगाओ, कभी कभी मन करेगा, फ्रेंड बोलेंगे, फील्ड में जाओगे, दवाई ऊपर नीचे लगेगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, कई पेशेंट इंजेक्शन भी लगाते हैं, दवाई भी लेते हैं, ये होता है। लेकिन यदि लगे कि इंजेक्शन लगा रहे हो, लगाने की क्रेविंग है, हमें बता देना ताकि डोज ठीक कर दी जाए तुम्हारी। ये तरीका उसको बता देगा, क्योंकि OST के साथ इंजेक्शन लगाना इज़ नॉट अ क्राइम। उसके बिहेवियर को चेंज होने में क्यों मेंटेनेंस थेरेपी है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। पेशेंट का बिहेवियर, इट्स नॉट अ मेडिकल प्रॉब्लम ओनली ना, इट्स अ बिहेवियरल इशू ऑल्सो, क्योंकि उसकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया इंजेक्शन को। इंजेक्शन की क्रेविंग हो ना हो उसको, मे भी उसका विड्रॉवल जो है हमारी बुप्रेनोर्फिन के साथ जो उसको क्रेविंग होती थी ना, दवाई ना खाने से रिपोर्ट में, मे भी वो सबसाइड हो गया उसका, लेकिन वो जो प्रिक लगाने की आदत है ना उनकी, वो नहीं जाती इतनी जल्दी, हाँ ना, क्योंकि इसमें क्या वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है हेरोइन उनका, और वो जो किक मिल रहा है ना उनको, वो फटाफट मिल रहा है। हमारी मेडिसिन जो है सब लिंगुअल दे रहे हैं जीभ के नीचे, वो स्लोली असर करती है, लेकिन 36 घंटे तक असर रखती है। तो इस सारी चीज़ को, बॉडी को भी चेंज करने में टाइम लगेगा। तो शुरू में वो इंजेक्शन भी लगाएगा, दवाई भी खाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेशेंट को थ्रेटन करें, धमकी दें और उसकी मेडिसिन बंद करने का उसको बोलें, फिर तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे हमारे पास, ठीक है। और ये क्या है, मोटिवेशन डायनामिक है। जैसे हमने क्या देखा कि आज मोटिवेटेड होते हैं हम, है ना, कल हम फिर नीचे आ जाते हैं। ये हमारे साथ रोज होता है। वेट का ही ले लो, यदि हमारी कोई फ्रेंड वेट लूज कर रही है जिम में जाके, है ना, और हम देखेंगे यार तो बहुत पतली होगी, ये डाइट करिए, हम भी बोलेंगे कि मैं भी फॉलो करूँगी, और हम क्या करते हैं, हम भी अपना डाइट प्लान बनाते हैं, फिर 4-5 दिन करते हैं हम, फिर घर में पार्टी होती है, फिर स्नैक्स खा लेते हैं हम, फिर वो दरा रह जाता है। फिर 4 हफ्ते बाद फिर वो और पतली लगती है, हम फिर वही डाइट प्लान लेते हैं, फिर अपने आप को कोशिश करते हैं कि फिर पतले हो जाए। तो ये तो रूटीन चलता रहता है हमारा। तो इसका मतलब हमारा मोटिवेशन लेवल जो है वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। एक सिंपल आदत के लिए IDU में भी यही होता है। उनका मोटिवेशन ड्रग्स लेने का, OST की मेडिसिन लेने का शुरू में बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे ही नर्स उनके साथ गंदा बिहेवियर करती है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। फिर से जब उसको क्रेविंग होती है, दवाई नहीं मिल रही, घर वाले बोल रहे हैं, मोटिवेशन ऊपर आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको काउंसलिंग नहीं देते हैं, उसके साथ कुछ भी अजीब सा बिहेवियर करते हैं, वो नीचे आ जाता है। तो ऐसे उसका मोटिवेशन लेवल ऊपर नीचे जाता रहता है। तो ये नीचे वाले को स्टेबल रखने के लिए हमें काउंसलिंग फैक्टर को ऐड करना पड़ता है, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो बार बार इंजेक्शन लगाएगा, वो लेट आएगा, वो थोड़ा बहुत मिसबिहेव करेगा, क्योंकि वो IDU है। यदि हम इस तरीके से लेंगे और उसका मोटिवेशन लेवल ऊपर नीचे जो जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए काउंसलिंग ही एक ओनली तरीका है। और ये बोलना कि मेरे पास काउंसलर नहीं है यहाँ पे, वो भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया एक पीयर एजुकेटर भी काउंसलिंग कर सकता है, एक नर्स भी काउंसलिंग कर सकती है। तो इसका मतलब यदि वो मेरे टच में रोज आ रहा है तो आई एम अ काउंसलर फॉर हिम, क्योंकि जब काउंसलर है ही नहीं हमारे पास स्पोक में, तो मैं ही काउंसलर हूँ, फिर और कोई स्टाफ नहीं है ना स्पोक में, ORW सिर्फ, तो आप दोनों काउंसलर हो सिर्फ। तो इसका मतलब आप ही को बताना है उसको, आप ही को उनकी लिस्ट निकाल के, जो हाई डोज वाले हैं, जो PLHA वाले हैं, हर हफ्ते एक ग्रुप सेशन करना है, हफ्ते बाद, महीने बाद एक सेशन करना है कि भैया क्यों तुम्हें ज़रूरत है बार बार दवाई लेने की, इंजेक्शन ना लगाने की, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन इज़ अ डायनेमिक, ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन हमने इसको कोशिश करनी है ऊपर रखने की सिर्फ। मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस, मतलब सोसाइटी से। मोटिवेशन सिर्फ मेरे कहने पे नहीं होगी कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हुई और मैंने ये चेंज कर दिया, सोसाइटी बहुत कंट्रीब्यूट करती है इसमें, ठीक है। जैसे शादी रखी हुई है मेरी और मैं मोटी हूँ बोल लो, तो मेरे को क्या होगा, सारे बोलेंगे थोड़ा कम खा लिया, ये है वो है, तो मैं एक तरह से अपना मोटिवेशन लेवल बढ़ा के पतली होने की कोशिश करूँगी टारगेट के साथ। इस दिन शादी है, हफ्ता पहले पतला होना है, तो ऐसे हम प्लान बनाएंगे। ऐसे और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बच्चों ने पेपर देना है, पता है कि 2 महीने बाद एग्जाम है, ठीक है, और नहीं होगा तो पेरेंट्स बोलेंगे फिर अपने टाइम टेबल बनाओ, टीचर बोलेगी टाइम टेबल बनाओ। तो ये जो सोसाइटी के लोग हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाते हो और अचीव करते हो उसी के अकॉर्डिंग। यदि किसी को कोई नहीं कुछ बोलता है ना, तो क्या हाल होता है बच्चों का। मैं उसको बोलूँ ना पढ़ो, बच्चों को नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल पे लगे रहेंगे। तो हम एज ए मोटिवेशन करते कि बेटा 1 घंटा यूज़ करो, 2 घंटे हम पढ़ेंगे फिर, तो ऐसे टाइम टेबल बना लेते तो बच्चे फॉलो करना शुरू करते हैं, जब तक कि छोटे हैं, बड़ों पे नहीं। तो ऐसे उनकी फ्रेंड्स उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये सारे सोसाइटी के लोग हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब IDU की सोसाइटी कौन है, उनके पीयर्स, वो क्या मोटिवेट करते हैं, और ड्रग लो, क्या इंजेक्शन लगा, इसका ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि उनका एक पार्टनर चला गया। जहाँ 100 रुपये में एक शीशी आती थी और सारे 20-20 डाल रहे थे, वो निकल गया तो अब 30-30 डालना पड़ेगा। तो उनका सोसाइटल जो फैक्टर है वो सारे IDU है,
तो इसमें हमें क्या करना होता है फिर? सबको बुला लो, सबको। हाँ, जब भी हम टीआई से बात करें, जो मेडिकल ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज ए नर्स जो टीआई के साथ ही मिलकर काम कर रही हैं, हम क्या करते हैं कि मेरे पास यदि 500 आईडीयू रजिस्टर है, सारी जगह से 20 इधर से बुला लिए, 20 इधर से बुला लिए, ऐसे नहीं करना होता। पहले एक हॉटस्पॉट जो कि ओएसटी के बिल्कुल पास है, उसको टोटल सैचुरेट, उसको पूरा कवर करना होता है। यदि वहाँ पे 50 आईडीयू हैं तो 50 में से 45 तो ओएसटी पे हैं, बाकी हॉटस्पॉट भूल जाओ, चाहे वहीं के सारे आईडीयू लेके हैं, ताकि उसके आने जाने वाले सारे लोग ओएसटी में। तो उसको सोसाइटी क्या बोलेगी फिर? ओएसटी लो, मैं भी तो ले रहा हूँ। अब वो बोलेगा जी मैं रोज़ नहीं आ सकता, उसके साथ के बोलेगा क्यों नहीं आ सकता, वहाँ पे भी तो आता था रोज़, मैं भी तो आ रहा हूँ। तो उसको बोलने वाले लोग ओएसटी के यदि होंगे तो चेंज करने का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हम टीआई का जो मैंने देखा है सिस्टम चलने का, हम अपना टारगेट 20% 50% पूरा करने के लिए हर जगह से आईडी उसको सेंटर में ले आते हैं। उनकी सोसाइटी नहीं चेंज हो रही ना। एक पूरा हॉटस्पॉट चेंज करो पहले, फिर अगले हॉटस्पॉट पर जाओ। या वहाँ पे कोई सेल्फ मोटिवेटेड है वो आ जाए, उनको मना नहीं है, लेकिन एज ए प्लानिंग हमें एक हॉटस्पॉट को पहले सैचुरेट करना होता है, ताकि उसके आसपास के लोगों को मौका मिले समझाने का कि मैं भी ओएसटी ले रहा हूँ, तू भी ले। ठीक है, तो हमें ये भी चीज़ें देखनी है कि जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तो हम पूछते हैं और कितने आप जैसे जो इंजेक्शन लगाते थे आपके साथ ग्रुप में, बोलेगा जी 4 थे, बाकी 3 कहाँ पे हैं? इधर है उधर, जब बोलेगा यहाँ पे आ रखे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अच्छा है आपके लिए। नहीं आए तो उनको कल लेके आना, बात करते हैं उनसे। ऐसे छोटे छोटे फैक्टर हमें उनको ट्रिगर करने होते हैं। करोगे कि नहीं करोगे? कोशिश करना, ठीक है। मोटिवेशन कैन बी मॉडिफाइड, इसका मतलब मोटिवेशन को बदला जा सकता है। ये सोचना है कि एक आईडीयू जो है 10 बार उसने ओएसटी लिया, 10 बार छोड़ दिया, इंजेक्शन लगा लिया, कई बार हमें लगता है कि ढीठ है बंदा, ऐसा नहीं सोचना। मोटिवेशन हर लेवल पे बदली जा सकती है। कोई 10 साल पुराना इंजेक्टर भी जो है रेगुलर ओएसटी का क्लाइंट बन जाता है, और 6 महीने पुराना आईडीयू भी ओएसटी पे आना पसंद ही नहीं करता। तो मोटिवेशन डिपेंड करता है कि कौन दे रहा है और कितनी बार दे रहा है। इट कैन बी चेंज। ये सोचना कि इसको मैं नहीं बदल सकती, ये गलत है, ये धारणा है, एक भ्रम है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो वी नीड टू मोटिवेट। यदि कोई गलती कर रहा है पेशेंट, काउंसलिंग के रास्ते हम उसको मोटिवेट करके ठीक करते हैं। द थेरेपिस्ट टास्क इज टू एनहांस मोटिवेशन। जो थेरेपिस्ट है, जो काउंसलर है, उसका काम ही मोटिवेशन को एनहांस करना है, और कोई काम नहीं है। एनहांस करना है, डाउन नहीं करना। उसका ये काम है कि उसने हर बार बढ़ाना है। अब कैसे हम मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। फीडबैक, इसके 4 पिलर हैं हमारे, और कुछ 3 बार। डिसीजन बैलेंसिंग, डेवलपिंग डिस्क्रिपेंसी एंड पुटिंग सेल्फ एक्सप्रेसिव। तो 4 चीजों पे हम 1-1 मिनट डिस्कस करेंगे। पहला है फीडबैक। फीडबैक का मतलब कि वो क्या सोचते हैं, यही हुआ ना। लेकिन फीडबैक जो है वो पर्सनलाइज होना चाहिए, उस व्यक्ति का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पहले 5 व्यक्तियों ने बोला है वो बाकियों पे रेप्लिकेट होना चाहिए। होता यही है हमारा। पर्सनलाइज्ड उनकी फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही चेंज देख सकें। यदि आज मैंने उससे पूछा है, जैसे उसमें खर्चा पूछते हैं कि आपका कितना खर्चा आ जाता है एक दिन का, अब यदि मैं अपने अंदाजे से डाल दूंगी, क्योंकि पिछले मैं बोलूँ कि जो जितने मरीज मेरे पास आ रहे थे उन्होंने 1000 रुपये का या 2000 का खर्चा बोला था, और मैं सबका लिख दूं कि 2000 खर्चा हुआ था, लेकिन कोई 5000 वाला भी है ना, कोई 500 वाला भी है। तो जब मैं ओएसटी देती हूँ और हम सोचते हैं कि 1 महीने बाद उसकी दोबारा काउंसलिंग की, तो काउंसलर सबसे पहले ये पूछते हैं कि अभी कितना खर्चा आ रहा है दिन का। यदि मैंने पहला खर्चा ही नहीं पूछा तो अगले खर्चे की क्या बात करूँगी। वो बोलेगा जी अभी तो मेरा सिर्फ 50 रुपये एक दिन का आता है, जो कि 500 होता था पहले, या 1000 होता या 2000 होता था। फिर वो उसको बता सकते हैं कि इतना फर्क देखा तुमने, कितना पैसा बचा तुम्हारा। आज ही दे दो। हाँ, और एनजीओ वाले कॉल करते, मैंने वो दवाई नहीं शुरू करी, इसका किसने बोला उसको कि आज ही दवाई शुरू होगी, क्यों ये मैसेज दिया। हो सकता है डॉक्टर वहाँ पे नहीं है, हो सकता है पेशेंट को जब तुम लेके गए वो ड्रग्स ले रखी थी उसने, क्योंकि यदि ड्रग्स ले रखी है तो मेडिसिन नहीं दे सकते, है ना। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऑन द डे सेम डे दवाई नहीं शुरू हो सकती। पेशेंट 11-12 बजे आ रहा है तो भी शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि पेशेंट की डोज देखनी होती है कि क्या 2 mg के बाद उसको क्रेविंग हो रही है नहीं हो रही। टाइम लगता है पहले दिन, उसकी काउंसलिंग करानी होती है, और मे बी सेंटर का टाइम उस टाइम नहीं बन रहा। तो ये सारी मोडेलिटी जो है, हम क्या कहते हैं 3-4 महीने का ट्रीटमेंट है मेन,
फिर तो ठीक हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं है। अच्छा, पेशेंट इसी लालच में आ सकते हैं कि कुछ ही थोड़ा सा ही तो ट्रीटमेंट है, करवा के ठीक हो जाएंगे। जैसे डी एडिक्शन में 15 दिन का ट्रीटमेंट है, उनको लगता है ये भी छोटा ट्रीटमेंट है, वी कैन हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है, मिनिमम साल चलता है। उसके बाद ही हम शुरू उसको सोच सकते हैं कि दवाई को कम करते 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 फिर बंद करें उसको, ठीक है। लेकिन हर कोई हम एज ए डॉक्टर फील्ड से शुरू कर देते हैं उसका ट्रीटमेंट कराना, वहाँ पे गलती हो जाती है। 2 गोली तो मिल जाएगी या 4 गोली शुरू करेंगे तेरी। अच्छा, पेशेंट को लगता है उसको 4 दे रहे हो, मुझे 2 दे रहे हो, होता है ना, जिसको 2 रसगुल्ले और मुझे 1 क्यों। तो ये चीज़ें इसलिए क्योंकि हर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देता है, तो हर कोई अपना रोल अदा करेगा। पीयर का काम है सिर्फ पेशेंट को सेंटर तक लेके आना, दवाई देनी या नहीं देनी ये डॉक्टर का डिसीजन है। ऐसे ही काउंसलर का काम है साइको सोशल इन्फॉर्मेशन भर के डॉक्टर तक भेजना, दवाई शुरू नहीं करनी फिर डॉक्टर ही देखेगा। इसमें हम ड्रग डिपेंडेंस इसे कॉम्प्लेक्स इलनेस, इसमें हम सबको पता होना चाहिए कि कोई इतनी आसान बीमारी नहीं है ये, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत टेढ़ी बीमारी है ये, तो उसका इलाज भी जो है इतना इजी नहीं होता जितना हम सोचते हैं। इतना इजी उस पर्सपेक्टिव से कि मरीज के लिए इतना इजी नहीं है इसके इलाज को सहना, क्योंकि उसको डेली आना है, अपने रूटीन को चेंज करना है। इट्स नॉट वेरी इजी फॉर द पेशेंट, पेशेंट के इतना आसान नहीं है, तो ये चीज़ पहले हमें पता होनी चाहिए। फिर इट्स नॉट अ वीकनेस और करेक्टर ऑफ विल। कई बार क्या होता है, पेशेंट सोचता है कि मैं अपनी ताकत से छोड़ सकता हूँ इसको। जैसे स्मोकर होते हैं ना, वो कहते हैं जी मैं तो आज सोच लिया था कल तो छोड़ दूंगा, वो गलत तरीका है। कोई भी बीमारी बिना मेडिसिन के आप ट्रीट नहीं कर सकते हो। यदि ये बीमारी है तो तुम्हें ट्रीटमेंट चाहिए। अपनी विल पावर से तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो। कर लोगे हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, जैसे ही पैसे आएंगे, जैसे ही मेडिसिन आपको दिखेगी, आप दोबारा इंजेक्ट कर लोगे। तो ये भी हमें पेशेंट को बताना है और हमें भी बताना चाहिए कि तुम्हारी विल पावर पे ये डिपेंड नहीं करेगा, तुम्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। फिर है इट्स पॉसिबल टू कम आउट। ये जो ट्रीटमेंट जितना कॉम्प्लेक्स है ये बीमारी, उतना ही ट्रीटमेंट जो है आपको नॉर्मल कर सकता है, ये हमने पेशेंट को बताना है। फिर रिलैप्स की बात करनी है कि इसमें हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट लो और बीच में छोड़ के दोबारा से नशे में आ जाओ, होता है ये कॉमनली। ये भी हमें पता होना चाहिए और पेशेंट को पता होना चाहिए, ताकि ना तो उसको बुरा लगे ना मुझे बुरा लगे, क्योंकि ये कॉमन है। इसमें ऐसा नहीं होता तो कुछ गड़बड़ होती है एक्चुअली, तब हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है कि पेशेंट अत्ते सार इतना सेट हो गया, ऐसी क्या बात है ना। तो फिर हमें देखना होता है, मोडेलिटी में देखना है हमने। देखो, बोथ मेडिकेशन एंड काउंसलिंग आर इम्पॉर्टेंट, ये हमने इसमें बताना है। फिर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, इसमें टाइम बहुत क्रूशियल है, इसका कोई ट्रीटमेंट सेट नहीं होता। सबसे मैनेजेबल है कि कम से कम हम उसको साल का बोल देते हैं, वो भी नहीं ऐसे देखो साल तक शायद चलेगा, बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना रेगुलर आते हो दवाई लेने, है ना, कितने काउंसलिंग सेशन आप अटेंड करते हो। तो फिर नीड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें हमने बोलना है कि आपकी फैमिली को यदि आप साथ में ले आओगे तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी कंप्लीट भी हो सकता है और आपके लिए भी ईजी रहेगा। तो जैसे वो फैमिली को ले आएंगे, वो हमने सोसाइटी की बात की थी ना मोटिवेशन के लिए, तो उनकी फैमिली एज ए सोसाइटी उनको डेली मोटिवेट करेगी कि नहीं दवाई लेने जा रहा होगा तो बोलेगी कि जाओ दवाई ले आओ जाके, क्योंकि हम फैमिली को बताएंगे कि जिस दिन ये दवाई नहीं लेंगे टाइम पे, ये इंजेक्शन लगा सकते हैं दोबारा, तो वो फिर धक्का मारेंगे कि जाके दवाई लेके आओ। तो रिलैप्स की जब हम बात कर रहे हैं, हमने बात की थी रिलैप्स का मतलब दोबारा से नशे में आना। तो इसमें क्या है, इसमें पहले तो पेशेंट ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है डेली, फिर है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मतलब उसने नशा लेना बंद कर दिया, जो स्टेप चलते हैं इसमें कि अब उसने ओएसटी लेनी शुरू की, अब उसने इंजेक्शन बंद कर लिए। तो रिलैप्स से पहले लैप्स आता है। लैप्स क्या होता है, सिर्फ एक बार अभी इंजेक्शन लगाया उसने, आपका ओएसटी बड़े अच्छे तरीके से ले रहा है, लेकिन कल शाम को या परसों शाम को उसने एक बार इंजेक्शन लगा लिया, फिर ओएसटी पे आ गया। यदि हम उस लैप्स को पकड़ लें, यदि हमें पता चल जाए कि हाँ इसने इंजेक्शन लगाया और हम उसकी काउंसलिंग करें, तो हो सकता है वो रिलैप्स ना हो। लेकिन यदि ये लैप्स वाला एपिसोड हम छोड़ देते हैं, उसके बाद भी मरीज को कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं समझाता, तो 100% वो पेशेंट रिलैप्स करेगा। तो ऐसे एपिसोड को ढूंढना होता है कि बाय चांस आपने गलती से किसी दिन इंजेक्शन लगा लिया तो मुझे जरूर बता देना अगले दिन। ये सबसे पहले हमने पेशेंट को ही मोटिवेट करना कि अब मुझे आके बता देना यदि ऐसा होता है। वार्निंग साइन है रिलैप्स के, वही कि वो फिर से ड्रग यूजर्स के साथ बैठ रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, और ट्रीटमेंट में LFU बन रहा है,
पहले 30 दिन आ रहा था, 25 दिन आ रहा है, बीच बीच में छोड़ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और बार बार जब आपसे यदि आप बात करोगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी। जब आप उससे बात करोगे तो वो बोलता है, कई बार बहुत दिल करता है नशा लेने का, तो इसका मतलब वो पेशेंट रिलैप्स होने जा रहा है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट रिलैप्स कर सकता है? फ्रेंड्स के कारण हो गया, डोज कम होना, डोज एडिक्वेट नहीं है, वेरी गुड। परिवार में झगड़े हैं, हाँ, फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत खराब है, इमोशनल ब्रेकडाउन कि फिर से इंसल्ट किया जा रहा है उसका, इतना अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है। हम क्या करते हैं, कई बार हम बिल्कुल रेगुलर टाइम पे आ रहे हैं ऑफिस में, पूरे 9 बजे पहुंच जाते हैं, 9 बजे पहुंच जाते हैं, बाकी सारे लेट आ रहे हैं। एक दिन में थोड़ा सा लेट हुई और उस दिन पर्चा निकल गया मेरा, तो क्या फायदा यार, मैं तो डेली आ ही रही थी ना। तो एक मोटिवेशन लेवल मेरा कम हो जाता है, मैं ब्रेक डाउन हो जाता है कि छोड़ो, करना ही नहीं हमने ये। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, जब वो IDU था तो क्या घर के पैसे देते हैं उसको? नहीं देते ना पैसे उसको, क्योंकि उनको पता नशा करेगा। अब उनका बेटा सुधर गया, अब वो OST पे आ गया, है ना। आप भी जाके डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने कहा कि दवाई ले रहा है ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इंडियन मदर क्या करेगी? ये अब तो दे दो, अब तो दवाई लेगा बेचारा, ऐसे होता है ना। हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं बच्चों के साथ, है ना। ये चीज़ें इसलिए हमें पता होनी चाहिए, ये हमने फैमिली को बताना है कि चाहे जब तक ट्रीटमेंट पे है ऐसे पैसे मत पकड़ा देना इसको, ठीक है। पता नहीं ना कौन से दोस्त आके इसको मोटिवेट कर दे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बहुत, जिस दिन तनख्वाह मिली होती है उसको काम करने लग जाता है, उस दिन फिर फ्रेंड्स ऐसे मक्खियों की तरह आ जाते हैं कि अब इसको तनख्वाह मिली, आज हम तू मत लगा, हमें तो लगवा दे, ऐसे होता है ना। अब वो सोचता है कि मैं इनको 100 रुपये का इंजेक्शन लूँ तो 10 रुपये का तो लगाऊँ मैं भी, क्योंकि मेरा भी तो हिस्सा है। कॉन्टैक्ट विद ड्रग यूजर, जैसे आपने बोला था इधर की फ्रेंड्स के साथ फिर से वेले रहिए, टाइम मतलब वेला है बिल्कुल, अर्ज एंड टेम्पटेशन, उसकी डोज पूरी नहीं है तो उसको क्रेविंग हो रही है ड्रग्स लेने के लिए। इमोशनल स्टेट की हमने बात की थी कि ब्रेक डाउन हो गया कुछ उसका ना, है ना। गर्लफ्रेंड यूजली छोड़ देती है, ठीक हो गया, फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं मानी, बड़े हंसते हैं गर्लफ्रेंड पहनेंगे, ठीक है। तो ऐसा इमोशनल ब्रेक डाउन भी आपको दोबारा से रिलैप्स करवा सकता है। कोमॉर्बिड, कोमॉर्बिड मतलब एक और बीमारी हो गई साथ में, फिर भी वो बंदे भी कहते हैं कि खत्म है, क्या करना है सब कुछ करके, कौन डेली आए, छोड़ो पड़े, वही लाइफ। क्योंकि नशा करने के बाद वो गिरे रहते थे, उनको दुनिया बहुत अच्छी लगती थी कि कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, और बैठे रहो अपने, ठीक है। तो इसलिए वो फिर से नशे की लत में लग सकते हैं। ये है कोपिंग स्ट्रैटेजीज, जो जो प्रॉब्लम्स थी अपनी, उन्हीं को एज ए काउंसलर, एज ए नर्स यदि हम ठीक करते हैं तो वो बच सकते हैं। जैसे कि उनको बोलना, उनकी फैमिली को, कि इनको कहीं बिजी रखो, है ना, क्योंकि अब तो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इनको कुछ कहीं ना कहीं एंगेज करा करो आप ना। नॉट कीपिंग ड्रग्स एट होम, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं, तो वैसी चीज़ें करने की, पैसे ज़्यादा मत देना, इनके पुराने फ्रेंड्स के साथ इनको मिलने मत दो, इनको थोड़ा बहुत बिजी रखो ना। और यदि इनकी काउंसलिंग, हम ये सब तब होगा यदि काउंसलिंग की जाएगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा इसका। ये मैसेज है कि इन द इवेंट ऑफ लैप्स, यदि लैप्स होता है, एक इंजेक्शन लगाते हैं और रिलैप्स, कॉन्टैक्ट द सर्विस प्रोवाइडर एज सुन एज पॉसिबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, यदि हम हर पेशेंट को देंगे तो उनका एक डर खत्म हो जाएगा कि मेरी दवाई ना बंद कर दे इंजेक्शन लगाने से, वो आपके पास आएंगे। हर पेशेंट को हमने ये मैसेज देना कि यदि किसी दिन आप इंजेक्शन लगा लेते हो, वो मुझे आके मिल लेना प्लीज़, ठीक है। इनमें से बताओ आंसर क्या है? वार्निंग साइन ऑफ रिलैप्स आर ऑल एक्सेप्ट। इनमें से ऐसा कौन सी चीज़ है जो वार्निंग साइन नहीं है कि पेशेंट रिलैप्स करेगा? एक है कि ट्रीटमेंट बीच में छोड़ना, दूसरा है बीइंग इन कंपनी ऑफ पीपल विद हुम, ऐसे लोगों के साथ में रहना जो नशा नहीं करते हैं, एक्सपीरियंस बोर होना, और ड्रग यूजर्स के साथ बैठना। ऐसी कौन सी चीजें जो ऑड है इसमें, जो आपको रिलैप्स नहीं होने देगी? जो नशा नहीं करते, कौन सा? ABCD? जो लोग नशा नहीं करते, मैं उनके साथ जो बैठते हैं। हाँ, B है। बी है ना इसका। यदि मैं नॉर्मल OST पेशेंट के साथ ही बैठती हूँ तो क्या मैं ITU बनूंगी? नहीं बनूंगी। ट्रू और फॉल्स बताना कि सही है या गलत है। आपने मुझे ये बताना है कि ये सही है या गलत है। मोटिवेशन ऑफ अ पर्सन इज कांस्टेंट एंड डिफिकल्ट टू चेंज। किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है, इसको बदला नहीं जा सकता। फीडबैक गिवन टू अ पेशेंट शुड बी पर्सनलाइज्ड एंड टेकन फ्रॉम द इंडिविजुअल लाइफ हिस्ट्री। आप बताओ बेटा, किसी भी मरीज से जो हम फीडबैक लेते हैं वो उसकी जिंदगी पे आधारित होनी चाहिए,
सही है या गलत है? फैमिली को ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करने से पेशेंट का ट्रीटमेंट खराब हो सकता है, सही या गलत? गलत है। इफ अ पर्सन लैप्स, ठीक है, इट शुड बी कंसीडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट हाई रिस्क सिचुएशन। यदि एक लैप्स का इंसिडेंस में पता चलता है तो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए उसकी काउंसलिंग करने का। क्यों, एक्सप्लेन करो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ताकि वो उस काम को दोबारा ना करे। वेरी गुड। और उसके चांसेस ज़्यादा ना बढ़े। ज़्यादा ना बढ़े, हाँ वेरी गुड। लैप्स का मतलब होता है एक ही इंजेक्शन लगाया और वो अपॉर्चुनिटी है अब कि अब वो उसी टाइम पकड़ लिया तो दोबारा वो नहीं करेगा। वेरी गुड, थैंक यू।